Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Civil Procedure Code 1908. We have discussed up till section 39. In this video we are going to start from section 40. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री कि जब डिक्री पास हो जाती है तो उसको एग्जीक्यूट किस तरह से कराया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 39 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 40 से स्टार्ट करते हैं जो कि डील करता है ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू अ कोर्ट इन अनदर प्रोविंस। अब ये अनदर प्रोविंस की बात की है। जब हम ट्रांसफर ऑफ डिक्री को डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 39 में तो वहां पर हमने विद इन प्रोविंस ट्रांसफर ऑफ द डिक्री की बात की थी कि जब एक इलाके से दूसरे इलाके में डिक्री ट्रांसफर होगी तो एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी। उसी सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि डिक्री को ट्रांसफर क्यों किया जाता है कि अगर तो डिफेंडेंट जो है वो किसी दूसरे इलाके में रह रहा है या अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा है या उसकी कोई प्रॉपर्टी इस इलाके में सिचुएटेड नहीं है तो इसलिए डिक्री को ट्रांसफर किया जाता है। अब सेक्शन 40 बात करता है कि जब प्रोविंस टू प्रोविंस डिक्री ट्रांसफर होती है तो एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी। लेट्स सपोज कि अगर हम केपी से पंजाब में डिक्री को ट्रांसफर करते हैं तो पंजाब के इलाके में एग्जीक्यूशन कैसे होगी। So section 40 states that when a decree is sent for execution in another province, it shall be sent to such court and executed in such manner as may be prescribed by rules in force in that province. कि जब एक डिक्री को एक प्रोविंस से एक सूबे से दूसरे सूबे में भेजा जाता है एग्जीक्यूशन के लिए तो जिस कोर्ट को ये डिक्री भेजी गई है दूसरे सूबे की कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए जो डिक्री भेजी गई है वो कोर्ट इस डिक्री को बिल्कुल उसी तरीकाकार के मुताबिक एग्जीक्यूट करेगी जो उस सूबे के अंदर रूल्स में तरीकाकार बताया गया है। जो रूल्स डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए उस प्रोविंस में बनाए गए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग इस प्रोविंस की कोर्ट डिक्री की एग्जीक्यूशन करेगी। सो सेक्शन 40 बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है। एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में आपने डिक्री को ट्रांसफर किया एग्जीक्यूशन के लिए तो जिस सूबे की कोर्ट को आपने ये एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री ट्रांसफर की है वो बिल्कुल उसी तरीकाकार के मुताबिक करेगी जो उस सूबे के अंदर रूल्स में तरीकाकार बताया गया है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स का। ये था सेक्शन 40। अब आते हैं सेक्शन 41 के ऊपर। सेक्शन 41 किसके साथ डील करता है। सेक्शन 41 रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स टू बी सर्टिफाइड। अब यहां पर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को सर्टिफाई करने से क्या मुराद है, इसके रिजल्ट को सर्टिफाई करने से क्या मुराद है। सो सेक्शन 41 स्टेट्स दैट द कोर्ट to which a decree is sent for execution shall certify to the court which passed it the fact of such execution or where the former court fails to execute the same the circumstances attending such failure। अब एक दो बातें कही गई हैं। एक तो डिक्री की एग्जीक्यूशन हो गई, दूसरी अगर एग्जीक्यूशन नहीं हुई तो क्या होगा। सो पहली बात, जब आपने एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में डिक्री को ट्रांसफ़र किया है एग्जीक्यूशन के लिए, अब चाहे वो आपने एक प्रोविंस के अंदर ही डिक्री को ट्रांसफ़र किया है या आपने प्रोविंस टू प्रोविंस डिक्री की ट्रांसफ़र की है एग्जीक्यूशन के लिए, तो जिस भी कोर्ट को ये डिक्री भेजी गई है एग्जीक्यूशन के लिए वो कोर्ट इस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के बाद उस कोर्ट को सर्टिफाई करेगी, उसको एक नोटिस भेजेगी कि आपने जो डिक्री हमें भेजी थी एग्जीक्यूशन के लिए उस डिक्री को हमने एग्जीक्यूट कर लिया है और अगर तो
जिस कोर्ट को डिक्री भेजी गई है, जो ट्रांसफरी कोर्ट है, अगर तो वो किसी वजूहात की बिना पर इस डिक्री की एग्जीक्यूशन नहीं कर सकी, कि कोई भी रीजंस हो सकती है कि डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, तो ऐसी सूरत में ये ट्रांसफरी कोर्ट वो रीजंस भी बताएगी जिन वजूहात की बिना पर वो डिक्री एग्जीक्यूट करने में नाकाम हो गई है। अब ये जो सेक्शन 41 है, इस सेक्शन 41 को इंसर्ट करने का बेसिक पर्पस यही था कि ऐसा नहीं है कि जो ट्रांसफरर कोर्ट है, जो डिक्री को ट्रांसफ़र कर देती है, उसके ऊपर से जिम्मेदारी हट गई, या ट्रांसफरी कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कर ले तो बात ख़त्म है। जब ट्रांसफरी कोर्ट को डिक्री भेजी गई है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसके लिए कंपलसरी है कि एग्जीक्यूशन करने के बाद वो ट्रांसफरर कोर्ट को रिजल्ट देगी, यानी कि वो बताएगी कि आपने जो काम हमें सौंपा था, जो डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजी थी, हमने उसको बाकायदा तौर पर एग्जीक्यूट कर लिया है, और अगर नहीं किया तो वो किस वजह से नहीं किया। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 42 के ऊपर। अब सेक्शन 42 क्या बात करता है? पावर ऑफ द कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग द ट्रांसफर डिक्री। अब इस सेक्शन 42 के अंदर बेसिकली उस कोर्ट की पावर्स को डिस्कस किया गया है जिस कोर्ट को डिक्री ट्रांसफ़र की जाती है एग्जीक्यूशन के लिए। बेसिकली ट्रांसफरी कोर्ट की पावर्स को बताया गया है। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री सेंट टू इट शैल हैव द सेम पावर्स इन एग्जीक्यूटिंग सच डिक्री एज इफ इट हैड बीन पास्ड बाय द कोर्ट इन इटसेल्फ। पहली बात, जिस कोर्ट को डिक्री ट्रांसफ़र की गई है एग्जीक्यूशन के लिए, उस ट्रांसफरी कोर्ट के पास एज इट इज़ वही पावर्स होंगी जो कि ट्रांसफरर कोर्ट के पास हैं। यानी कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, जो पावर्स उसके पास थी, अब वही पावर्स इसी कोर्ट के पास आ जाएंगी जो इस डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है। सेकेंडली, क्लॉज 1 में all the person disobeying or obstructing the execution of the decree shall be punishable by such court in the same manner as if it had passed the decree। सेकेंड बात की गई है कि अगर कोई पर्सन इस ट्रांसफरी कोर्ट को, जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, इसके ऑर्डर्स को डिसोबे कर रहा है, उसके हुक्म नहीं मान रहा, तो इस ट्रांसफरी कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो इन पर्सन्स को बिल्कुल उसी तरह पनिश कर सकती है जैसे एक डिक्री पास करने वाली कोर्ट अपने ऑर्डर्स के अमल दरामद ना होने पर किसी को पनिशमेंट दे सकती है। थर्डली, and its order in executing such decree shall be subject to the same rules in respect of appeal as if the decree has been passed by itself। तीसरी पावर क्या बताई गई है कि अपील के अंदर भी इस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास वही तमाम पावर्स हैं जो कि एक डिक्री पास करने वाली कोर्ट्स के पास थी जिसने डिक्री पास की है। सो जनरली सब सेक्शन 1 सेक्शन 42 का हमें क्या कहता है कि ट्रांसफरी कोर्ट के पास, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास वो तमाम पावर्स आ जाती हैं जो कि एक ट्रांसफरर कोर्ट के पास थी जिसने डिक्री को पास किया है। एज इट इज़ वही पावर्स इसी कोर्ट के पास भी हैं। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है? विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री सेंट टू इट शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स। अब सब सेक्शन 1 में हमने जनरली डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की क्या पावर्स हैं। हमने कहा वही पावर्स जो डिक्री पास करने वाली कोर्ट के पास हैं। अब सब सेक्शन 2 के अंदर स्पेसिफिक पावर्स को डिस्कस किया गया है कि एक ट्रांसफरी कोर्ट, एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं। नंबर 1, पावर अंडर सेक्शन 39 टू ट्रांसफर द डिक्री टू अनदर कोर्ट इफ नेसेसरी। पहली बात, हमने सेक्शन 39 में क्या डिस्कस किया था? ट्रांसफर ऑफ द डिक्री को डिस्कस किया था कि एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को डिक्री ट्रांसफर कर सकती है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जब ट्रांसफरी कोर्ट को कोई डिक्री ट्रांसफर की गई है तो उसके पास ये पावर है कि वो आगे इस डिक्री को फर्दर किसी और कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है कि वो अब इस डिक्री की एग्जीक्यूशन करे। सेकेंडली, power under subsection 1 of section 50 to permit the execution to proceed against the legal representative of the deceased judgment debtor। सेकेंड पावर कौन सी बताई गई है? सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 की पावर, कि जहां पर अगर तो जजमेंट डेटर अवेलेबल नहीं है तो उसके बिहाफ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट आप डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकते हो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हमने सेक्शन
2 में पढ़ा था कि ऐसा पर्सन जो किसी डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जजमेंट डेटर की एब्सेंस में उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट डिक्री की एग्जीक्यूशन कर सकती है। थर्डली, पावर अंडर सेक्शन 152 टू करेक्ट द क्लरिकल और अरिथमेटिकल एरर्स। अब सेक्शन 152 की जो पावर है कि अगर कोई कोर्ट से डिक्री पास करते वक्त किसी तरह की कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई है, कोई स्लिप ऑफ पेन हो गया है, कोई ओमिशन हो गया है, तो वो उसकी दुरुस्तगी कर सकती है। तो यही पावर इस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास भी है कि अगर किसी तरह का कोई ओमिशन या कोई एरर हो जाता है तो वो उसको दुरुस्त कर सकती है। फोर्थली, power under Rule 16 of Order 21 to recognize the assignment of the degree। अब ऑर्डर 21 रूल 16 में असाइनमेंट ऑफ द डिग्री। असाइनमेंट ऑफ द डिग्री क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खुद कोई काम नहीं कर सकते तो हम किसी दूसरे पर्सन को असाइन कर देते हैं कि तुम मेरी जगह ये काम कर दो। सो ऐसी ही बात है कि अगर तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, ये ट्रांसफरी कोर्ट किसी डिग्री को खुद एग्जीक्यूट नहीं कर सकती तो वो किसी दूसरी कोर्ट को असाइन कर सकती है कि तुम मेरी जगह इस डिग्री को एग्जीक्यूट करो। सिंपल वही बात कि वो फर्दर ट्रांसफर कर सकती है। फिफ्थ पावर क्या है? पावर अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 50 ऑफ ऑर्डर 21 to grant the leave to a degree holder to proceed against a person not already recognized as a partner in a firm in an execution proceeding against the firm। अब इस पावर में क्या बताया गया है? रूल 21 ऑर्डर 50 सब रूल 2। अब इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो पार्टीज हैं, ए और बी। पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट है। लेट्स सपोज कि ए पर्सन है और बी है। बी पर्सन किसी फर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और वो ए से पूछता है कि क्या मैं इस फर्म में इन्वेस्टमेंट करूं, तो ए उसे धोखे से कह देता है कि हाँ, मैं इस फर्म का खुद पार्टनर हूं, तुम इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, ये काफ़ी अच्छी फर्म है। अब बी ने इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ अरसे बाद बी के साथ फ्रॉड हो गया। अब बी ए के पास आया तो ए इस चीज़ से मुकर गया कि मैं तो उस फर्म का पार्टनर था ही नहीं। अब ए के पास क्या राइट है कि वो बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, वो उसके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। तो अगर उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है तो जो डिक्री पास होगी वो एग्जीक्यूट भी हो सकती है। सो इस ऑर्डर 21 रूल 50 सब रूल 2 में क्या बताया गया है कि जहां पर एग्जीक्यूशन का इख्तियार था इस अदालत के पास जिसने डिक्री पास की है, तो ये एग्जीक्यूशन का इख्तियार उस कोर्ट के पास भी है जिसको डिक्री ट्रांसफर हुई है। यानी कि जो अभी हम ट्रांसफरी कोर्ट की पावर्स को डिस्कस करें, उसके पास इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने की भी पावर्स हैं। उसके बाद लास्ट पावर क्या है? पावर अंडर क्लॉज बी ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 53 of order 21 to give notice of attachment of the decree passed by another court। ऑर्डर 21 रूल 53 सब रूल 1 की क्लॉज बी के अंदर इस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो नोटिस ऑफ अटैचमेंट भी दे सकता है कि अगर किसी दूसरी कोर्ट ने कोई अटैचमेंट ऑफ दी डिक्री की है तो उसका नोटिस भी ये दे सकता है। सो सेक्शन 42 के अंदर पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को डिस्कस किया था। सब रूल 1 में हमने जनरल पावर को डिस्कस किया कि जो पावर्स डिक्री पास करने वाली कोर्ट के पास हैं वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास भी हैं। फिर सब सेक्शन 2 में हमने स्पेसिफिक पावर्स को डिस्कस किया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर फ्रॉम सेक्शन 40 टिल सेक्शन 42 ऑफ सीपीसी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।